हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमिशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में बता दें फ्रेंड्स कि ये सेट नंबर 59 है। इसके पहले का सेट नंबर भी अगर आपको चाहिए या पीडीएफ इसका चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ तथा अन्य वीडियो का जो कि हम अपलोड करते हैं उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। वैसे इस टेस्ट सीरीज के अलावा हमने एनसीईआरटी का साइंस सीरीज जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जितना भी साइंस सीरीज एनसीईआरटी का 6 से लेकर 12 तक है वो हम यूट्यूब पर डाल रखे हैं और हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उसको डाल रखे हैं। वहां भी जाके आप उसका रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम से पहले का। क्योंकि फ्रेंड्स आप एक बात जान लीजिए, इसको गांठ बांध दीजिए कि आगामी जो भी अब एग्जाम होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम ही होगा, जो कि उसी दिशा में धीरे धीरे जा रहा है। तो एनसीईआरटी का रिवीजन आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी बुक भी पढ़ें, और अगर टाइम कम है तो आप कम से कम ऑब्जेक्टिव टाइप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन का। तो उसी सीरीज का साइंस सीरीज हमने अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप रिवीजन करते रहिएगा। इसके अलावा हम बिहार स्पेशल जानकारियां भी अपलोड हम कर चुके हैं, तो वहां भी आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और बता दें कि बिहार का करंट अफेयर्स जो है वह भी अपलोड है, तो आप उसका भी रिवीजन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पर आप इस लिंक पर नए हैं तो केसरिया कमिशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो लगातार देखते हैं तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा आपको सिखा पा रहे हैं तो आप इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सके। चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचन समूह 16 अगस्त, ये भी ध्यान रखेंगे, 16 अगस्त 1932 ईस्वी के में, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत, जिसे अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस कम्युनल अवार्ड में अछूतों के लिए जो पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था उसे लेकर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच विरोध था, दोनों के बीच विरोध था। बी.आर. अम्बेडकर चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए और महात्मा गांधी इसके विरोधी थे। क्लियर? क्योंकि महात्मा गांधी इस बात को समझ चुके थे कि हाँ, अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत अब अछूतों को भी हमसे अलग किया जा रहा है और उसके लिए पृथक निर्वाचन समूह बनाया जा रहा है। बी.आर. अम्बेडकर और दोनों के बीच इसी को लेके यरवदा जेल में, पूना के यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता होता है। पूना समझौता होता है। इस पूना समझौता का मुख्य बात क्या था? ध्यान रखेंगे, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच होता है यह समझौता। इसके तहत दलितों के लिए आरक्षित सीट जो प्रांतीय विधानमंडल में था वह पहले से 71 था, जिसको बढ़ाकर 148 की मांग रखा गया बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कि अछूतों को प्रांतीय विधानमंडल में संख्या जो है वो 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया जाए, जो कि मान लिया गया। दूसरी बात, पूना पैक्ट में जो कहा गया वो केंद्रीय विधायिका के कुल सीट का 18% सीट जो है वो आरक्षित किया जाए अछूतों के लिए, यानी दलितों के लिए। ये भी बात मान लिया गया। क्लियर? और अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक समूह जो बनाया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकेंड के बाद इसके विस्थापन का मान कितना हो जाएगा? फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, एस बराबर यानी विस्थापन बराबर होता है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला अगर ध्यान रखेंगे तो बन जाएगा। एस बराबर होता है आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग 20 दिया हुआ है और टाइम आपका 3 सेकेंड दिया हुआ है, माइनस 1/2, g का मान दिया हुआ है आपका 10 और t का मान दिया हुआ है 3, इसका स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे 5 बार में, 20 तिया 60 माइनस 45 हो जाएगा बराबर 15। अब डिस्प्लेसमेंट है, चूंकि दूरी है तो इसका मात्रक मीटर होता है, तो मीटर में लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जो बिल्कुल सही है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना।
यानी टूटने की प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप शरीर में बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। इसे ही कैटाबॉलिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाना, यह एक कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन हो जाना। क्लियर। अब देखेंगे दूसरा है श्वसन एक। श्वसन एक नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेड्यूला ऑब्लांगाटा भाग से किया जाता है। जी हाँ, श्वसन चूंकि एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि श्वसन को हम इच्छा के अनुसार लेते हैं, जब इच्छा मन हुआ जब लिए, जब मन हुआ जब श्वसन को रोके हुए रह गए, ऐसा नहीं होता। श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है और हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो मस्तिष्क के मेड्यूला ऑब्लांगाटा के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेड्यूला ऑब्लांगाटा वाला भाग से किया जाता है। तीसरा बात है श्वसन एक उपापचयी प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। जी नहीं, श्वसन एक केटाबॉलिक प्रोसेस है। ये पहले ही पढ़ चुके थे, ये बात आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन के नाम से जाना जाता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है, LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसका पूरा रूप होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसे दुग्धजनक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जब शिशु पैदा लेता है तो मादा के स्तन में दूध का सेक्रेशन करने के लिए यही LTH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा भी ध्यान देंगे और भी, तो यह कॉर्पस ल्यूटियम का स्राव भी इसी हार्मोन के द्वारा होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन में है ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इसे कहा जाता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि यह मूत्र वाहिनी जो होता है उसमें जल का पुनर्अवशोषण करने का काम यही एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन करता है। इसके अलावा रुधिर वाहिकाएं जो होती है इसको यह सिकोड़ देता है और सिकोड़ने के बाद क्या होता है कि ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को तेज करने के लिए और मूत्र वाहिनी में जल का रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए यह ADH हार्मोन काफी रेस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका पूरा रूप होता है। अब इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरॉक्सिन को और थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम यही हार्मोन करता है। जबकि FSH हार्मोन जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका पूरा नाम होता है। अब यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम क्या करता है? तो पुरुषों में यह हार्मोन जो होता है वह शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को उद्दीपित करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को यह कंट्रोल करने का काम करता है। जबकि स्त्रियों में यह हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन जो होता है उसको यह प्रेरित करने का काम करता है। इसके अलावा यह फॉलिकल के वृद्धि में भी मदद करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्ला नामक विष निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो यह कवक से एफ्ला नामक विष बनाया जाता है जिसे एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। यह एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वह कैंसर रोधी होता है, ज्यादातर बच्चों को यह प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? थोड़ा सा ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा है। सेल डिवीजन, ध्यान देंगे, सेल डिवीजन की खोज बिरचाऊ के द्वारा किया गया था। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, इसकी खोज किया गया था बिरचाऊ के द्वारा किया गया था 1855 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिएगा, यह सेल डिवीजन जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है असूत्री यानी एमिटोसिस यानी असूत्री कोशिका विभाजन जिसे कहा जाता है। दूसरा जो होता है वह होता है माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री। एक और भी ध्यान देंगे जिसे
कहा जाता है मियोसिस। मियोसिस जिसे कहा जाता है अर्धसूत्री। और इसी अर्धसूत्री के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो असूत्री विभाजन की खोज पहले देख लेते हैं। तो असूत्री विभाजन की खोज किसके द्वारा किया गया था और कब होता है, जो ध्यान देंगे। तो एमिटोसिस जो होता है वो एक अविकसित कोशिका जो होता है उसमें होता है, जैसे कि जीवाणु में, कवक में, प्रोटोजोआ में और शैवाल में होता है। क्लियर। और इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजक कहा जाता है। इस असूत्री को प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजक के नाम से भी इसे जाना जाता है। इतने बात ध्यान रखेंगे। दूसरा होता है माइटोसिस, जिसकी खोज वाल्थेर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। माइटोसिस डिवीजन की खोज किया गया था। माइटोसिस की खोज वाल्थेर फ्लेमिंग नामक विद्वान के द्वारा किया गया था सन 1879 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1882 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया था। बाद में जाके यह पता लगाया गया कि यह डिवीजन जो होता है, मियोसिस डिवीजन जो होता है, ध्यान रखेंगे, यह जो होता है वह कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल में होता है। और यह कुल 5 वर्गों में बटा हुआ होता है, जिसे इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के रूप में जाना जाता है। क्लियर। जबकि मियोसिस जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, यह फॉर्मर एवं मूरे ने इसका नामकरण किया था। ध्यान रखेंगे, नाम किसने रखा इसका, मियोसिस, तो फार्मर। नाम किसने रखा, तो इसका नाम फार्मर एंड मूरे नामक विद्वान ने इसका नाम मियोसिस रखा। जबकि इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो इसकी खोज बीजमैन नामक विद्वान के द्वारा इसकी खोज किया गया था। जबकि विस्तृत अध्ययन जो किया वो स्ट्रॉसबर्गर ने किया। विस्तृत अध्ययन जो है वह स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा किया गया था सन 1888 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखेंगे। क्लियर। और ये ध्यान रखेंगे कि यह अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह जनन कोशिका में संभव होता है। जनन कोशिका में यह विभाजन शुरू होता है या संभव हो पाता है। इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन यानी रिडक्टिंग सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो सभी हो गया। बिरचाऊ ने सेल डिवीजन की खोज किया, वाल्थेर फ्लेमिंग ने माइटोसिस की खोज किया, जबकि बीजमैन नामक विद्वान ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज किया। लेकिन विस्तृत अध्ययन अर्धसूत्री विभाजन का स्ट्रॉसबर्गर ने किया 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहलाता है। तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो इसे ही मधुमेह यानी डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान देंगे, इंसुलिन अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस के द्वीपिका जिसे बीटा सेल कहा जाता है, इसके द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन का। क्लियर। जो कि कारक बनता है। अब इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो मधुमेह को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन यह इंसुलिन जो होता है अगर इसका श्रावण कम जाए तो ग्लूकोज जो होता है वह शरीर के ब्लड में फैल जाएगा, जिसके कारण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं वेस्ट के द्वारा किया गया था। बेंटिक एंड वेस्ट के द्वारा किया गया था सन 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज। क्लियर। ध्यान देंगे, इंसुलिन के अति श्रावण से भी रोग हो जाता है, यानी ज्यादा जब श्रावण हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। अत्यधिक जब श्रावण इंसुलिन का हो जाता है तब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, यह पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के स्फेनॉइड नामक हड्डी के खोल में पाया जाता है। क्लियर। स्फेनॉइड हड्डी के खोल में पाया जाता है यह पीयूष ग्रंथि। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह पीयूष ग्रंथि जो होता है इसका वजन कितना होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। 0.6 ग्राम इसका वजन होता है, जो स्फेनॉइड नामक हड्डी के
खोल में यह पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि से बहुत सारा हार्मोन का सेक्रीशन होता है, जैसे एसटीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, जीटीएच हार्मोन, इसके अलावा जीएच हार्मोन, इसके अलावा ल्यूटिनिंगिंग हार्मोन, एलटीएच हार्मोन, ये सभी हार्मोन का सेक्रीशन पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही स्रावित होता है। ध्यान देंगे। आबटू ग्रंथि की अगर यदि जो बात करते हैं, आबटू ग्रंथि जिसे थायरॉइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों याद रखेंगे। थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रीशन करने के लिए थायरॉइड ग्लैंड काफी उत्तरदायी होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। यह गला में पाया जाता है, ट्रैकिया के नीचे। ध्यान देंगे। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि का अंग्रेजी भी याद रखेंगे, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। यह अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है इसे सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, या ऊपरी वृक्कीय ग्रंथि के नाम से भी इसे इसका अन्य नाम भी याद रखेंगे, सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जो कि अधिवृक्क ग्रंथि का हिस्सा होता है या उसे ही कहा जाता है, जो एड्रीनल हार्मोन के सेक्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है। यह वृक्क में मौजूद होता है, ध्यान रखेंगे, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में। अब पैरा अबटू ग्रंथि है, पैरा थायरॉइड ग्लैंड, पैरा थायरॉइड ग्लैंड, पैरा अबटू ग्रंथि, ये मटर की आकृति का होता है और पीला युक्त यह ग्रंथि होता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है पैराथायरॉइड हार्मोन का सेक्रीशन करने का यह काम करता है। इसके अलावा कैल्सिटोनिन हार्मोन का सेक्रीशन भी पैरा अबटू ग्रंथि के द्वारा या पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा ही स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? तो 100 मीटर तक, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, या इसी को कहेंगे 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। क्लियर। अब इसी में ध्यान देंगे कि लंबी हो सकती है। इसके अलावा बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन होती है? शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका जो होती है उसको भी ध्यान रखेंगे, तो वो होती है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, सियाटिक, सियाटिक जो होती है वो सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसमें तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा अंडाशय नहीं है, या अंडाशय ओवरी को कहा जाता है और यह महिला स्त्री जननांग का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में पीत रस का स्राव कहां से होता है? तो लीवर, यकृत से पीत रस का स्रावन होता है। ध्यान दीजिएगा, पीले रंग का यह क्षारीय द्रव्य होता है जिसका पीएच मान अगर यदि जो देखा जाए, यह पीत रस का पीएच मान अगर यदि जो देखा जाए तो 7.7 होता है, जो कि पूरी तरीका से क्षारीय होता है और भोजन अम्लीय जो होता है उसको क्षारीयता के रूप में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो शैवाल थैलोफाइटा के समूह को शैवाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। जबकि ब्रायोफाइटा जो समूह होता है, अब इस थैलोफाइटा के रूप में किसको किसको शामिल किया जाता है ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसके अंतर्गत शैवाल, कवक और जीवाणु को शामिल किया जाता है। कवक को भी इसी में और जीवाणु को भी इसी में शामिल किया जाता है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर प्राणी कहा जाता है। वनस्पति जगत का उभयचर, उभयचर वर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य किस मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मैत्री सेतु का निर्माण किया गया फेनी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ फेनी नदी पर किया गया है। यह भारत के त्रिपुरा, ध्यान रखेंगे, भारत के त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ के साथ जोड़ देता है, जो कि 1.9 किलोमीटर या लंबा है। ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के सबरूम तथा बांग्लादेश के
बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच यह दूरी कितनी है? 1.9 किलोमीटर की यह दूरी है जो कि जोड़ने का काम करता है। यह मैत्री सेतु जो फेनी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का हाल ही में निधन हो गया? डिंको सिंह, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ के थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये मणिपुर के थे, मणिपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल का विलय कर दिया गया है? तो ध्यान देंगे, सूर्य प्रकाश समिति, ऑप्शन नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा और लोकसभा टीवी जो अलग अलग थी, इनको एक ही में विलय कर दिया गया है और इसका नाम क्या दिया गया है? संसद टीवी, संसद टीवी इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, जो कि जून 2021 में की थी। जून 2021 में, डेट भी याद रखेंगे कि जून 2021 में किया था। इसके द्वारा कहा किया गया था, इस बात पर भी ध्यान देंगे। तो 45 वर्ष से ऊपर की उम्र, जो 45 वर्ष के ऊपर वाले उम्र के थे व्यक्ति, उनकी संख्या लगभग 57 लाकर प्रत्येक व्यक्ति लगा दिया गया। जिनकी 45 वर्ष से ऊपर की उम्र, जिनकी संख्या लगभग 45 वर्ष से ऊपर की संख्या जो थी, 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो थे, उनको 57 वर्ष तक लाके उसको वैक्सीनेशन के तौर पर लगाया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? टीबी मुक्त घोषित किया गया है, वो है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 मार्च 2021 घोषणा जो हुआ है, वो 24 मार्च 2021, ये डेट आप ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप में किया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर, जो कि 24 मार्च को मनाया था, उसी दिन इस अवसर पर ही केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर में भी एक और जम्मू कश्मीर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? वो बोत्सवाना में की गई थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड इसके पहले जो खोज किया गया था, वो 1905 ईस्वी में खोज किया गया था, ध्यान रखेंगे। वह भी बोत्सवाना डायमंड कंपनी के द्वारा खोजा गया, दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था 1905 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में 1905 ईस्वी में खोजा गया था, जो कि 31.6 कैरेट 3106 कैरेट का हीरा, जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था 1905 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका में 3106 कैरेट का खोजा गया था। अब यह पूछता है कि इस कंपनी के द्वारा खोजा गया था और नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे, कलिनन डायमंड इसका नाम था। इसका नाम कलिनन डायमंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड था। क्लियर? और ध्यान देंगे, इसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 2015 में खोजा गया था बोत्सवाना में। बोत्सवाना में खोजा गया था और यह कितने कैरेट का था? तो 1109 कैरेट का था, यह बोत्सवाना में खोजा गया था, जो कि 2015 में खोजा गया था। यह दुनिया का दूसरा था और यह फर्स्ट था, और तीसरा बोत्सवाना में खोजा गया 1098 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? वो है शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है?
7.5% से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 मार्च 2021 को यह प्रारंभ किया गया था। क्यों 12 मार्च को चुना गया? अहमदाबाद से दांडी यात्रा को आजादी महोत्सव वर्ष के रूप में मनाया गया है। क्लियर? दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च को ही महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखेंगे उसी के याद में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। 12 मार्च को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम जो है वह इसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में शुरुआत किया गया था, जो कहां से कहां, पहला से लेकर और 8वें वर्ग तक के बच्चे के लिए मिड डे मील की शुरुआत 1995 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। इसके तहत पोषक युक्त भोजन प्रदान करने की योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा, जो कि केंद्र सरकार की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा, रिजर्व मनी और बेस मनी किसे कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, रिजर्व मनी और बेस मनी M0 को कहा जाता है। M1 ध्यान रखेंगे, इसे संकीर्ण मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि M2 को ध्यान रखेंगे तो धन आपूर्ति वाला मुद्रा कहा जाता है। धन आपूर्ति मुद्रा के नाम से जाना जाता है। M3 को ध्यान रखेंगे तो व्यापक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार, क्वेश्चन है, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता था? विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता था, जो कि 2021 से नहीं जारी करने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? एंथनी अल्बनीज को चुना गया है, जो कि स्कॉट मॉरिसन के स्थान पर आए हैं, ध्यान रखेंगे। और ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री हैं, 31वें PM है, प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है। पूर्व आर्य काल यानी आर्य काल से पहले से ही मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है, जिसके मुहर पर अंकित देवता की आकृति के साथ अनेक जो सैंधव स्थल से और पुरा स्थल से वहां से मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिला है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आर्य के पहले सिंधु सभ्यता था, तो वहीं से मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में किया गया है? तो वो कठोर उपनिषद में किया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या बताई गई है 108 उपनिषद है। क्लियर? जिसमें कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच हुए संवाद की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। कब? ये भी ध्यान देंगे, तब 1580 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था। 1580 ईस्वी में फतवा जारी किया गया था। जौनपुर के एक धर्मगुरु जो थे, उन्हीं के अगुवाई में मुस्लिमों को लेकर अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, जौनपुर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी। ये भी ध्यान रखें, 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें राणा प्रताप पराजित हुए थे। अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था इसमें? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हालांकि महाराणा प्रताप अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे, पराजित हुए लेकिन अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। ध्यान देंगे, यह गुलाम वंश का शासक था और पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसके पहले के जो शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, वह लाहौर से ही राजधानी बनाकर और भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्य गृह कहाँ स्थित है? तो ध्यान देंगे, यह
महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य है भारत का, जिसकी मान्यता 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दिया गया था। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र के निचले पट्टी पर देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। सन कहा गया था बेगिंग इंस्टीट्यूट। बाल गंगाधर तिलक ने इसे अंग्रेजी में कभी पूछ देगा, वेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था या किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा, एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इसकी स्थापना सन 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। यहीं पर लिख लेंगे 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। और ध्यान देंगे इस समाज का उपदेश जो है उसको देव शास्त्र में लिखा गया है। इस समाज का उपदेश जो है वह देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अवध से। लगभग माना जाता है कि 75,000 सैनिक अवध से थे। 75,000 सैनिक जो थे वो अवध से ही थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश व्यवस्था में रैयत बाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? ध्यान दीजिएगा दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित था। ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी क्षेत्र मद्रास में पहली बार लागू किया गया था। रैयत बाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था ये भी ध्यान रखेंगे। तो थॉमस मुनरो के द्वारा पहली बार लागू किया गया था 1802 ईस्वी में मद्रास में। हालांकि इससे पहले भी रैयत बाड़ी व्यवस्था के तौर पर व्यवस्था था जो कि 1792 और 1792 से 93 ईस्वी में ही रैयत बाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। लेकिन थॉमस मुनरो जो था इसका व्यापक रूप दिया 1802 ईस्वी में पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया था। अतः रैयत बाड़ी व्यवस्था का जनक जो माना जाता है वो थॉमस मुनरो को जाना जाता है, जो भारत के कुल भूभाग का 51% भूभाग पर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य यही रहा था कि अंग्रेजों की संप्रभुता या प्रभुसत्ता स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा था। ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत किया गया था। सहायक संधि किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली कब? 1798 ईस्वी में सहायक संधि की शुरुआत करता है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पहला राज्य जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया हैदराबाद का निजाम था। पहला ध्यान रखेंगे, पहला राज्य जो था वो हैदराबाद का निजाम था जो 1798 ईस्वी में ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद था मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ये सभी राज्य जो थे वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। साधारण समुद्री आहार श्रृंखला की चर्चा किया है। तो साधारण समुद्री आहार जो है वो है डाइटम। अब यह डाइटम जो है किसको कहा जाएगा? स्वपोषी
पोषी। जबकि दूसरा स्थान पर आता है क्रिटेशियाई। क्रिटेशियाई का मतलब शाकाहारी उपभोक्ता। शाकाहारी उपभोक्ता। और तीसरा आता है हैरिंग, सबसे निचले क्रम में, जो मांसाहारी उपभोक्ता है। मांसाहारी उपभोक्ता। क्लियर? तो डाइटम, क्रिटेशियाई और हैरिंग आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो है समुद्र। अब यह समुद्र जो है कुल पारिस्थितिकी तंत्र का अकेले 57% हिस्सा जो है वह ग्रहण किए हुए है पूरे पृथ्वी का। तो सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द आया है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहले समझेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन, पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1868 ईस्वी में किया था रीटर के द्वारा। रीटर के द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया गया था इस शब्द का। जबकि इस शब्द को सबसे पहली बार परिभाषित या विस्तृत अध्ययन जो किया वह अर्नेस्ट हैकेल ने किया। क्वेश्चन पूछता है, अर्नेस्ट हैकेल ने किया। क्लियर? अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इस शब्द का प्रयोग ए.जी. टांसले के द्वारा किया गया था 1935 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? पर्यावरण अनुकूल, तो इकोमार्क पर्यावरण अनुकूल पदार्थों को चिन्हित करने के लिए। अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण होगा उसी को यह मान्यता दिया जाएगा, और इसकी मान्यता सबसे पहली बार 1991 ईस्वी में दिया गया था। यह भी ध्यान रखेंगे, 1991 ईस्वी से यह दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPA का पूरा रूप क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना जो होती है 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को इसकी स्थापना किया जाता है। और यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधित जो नियम होता है और उसका निर्माण होता है वह, और उसके परिवर्तित करने के लिए जो पर्यावरण के मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधित नियमों के निर्माण और उसके परिवर्तन से संबंधित जो चीजें होती है उसे लागू करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की शुरुआत 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो पर्यावरण जो होता है वो जैविक संगठक से, अजैविक से और ऊर्जा संगठन सभी शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में क्वेश्चन पूछ देगा अजैविक के अंतर्गत किसको किसको रखा जाएगा? जिसमें जीव नहीं होगा अजैविक रूप से होगा। स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, या अजैविक हो गया। स्थल हो गया, जल हो गया और वायु हो गया, ये अजैविक हो गया। जबकि जैविक रूप से अगर जो देखा जाए तो आता है पादप, पौधा, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। इसके अलावा अगर पूछेगा ऊर्जा संगठक के अंतर्गत तो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूकंप ऊर्जा इत्यादि को सौर संगठक के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना ILO की स्थापना कब की जाती है? तो 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है। किस उद्देश्य से? तो श्रमिकों की स्थिति में सुधार और उसके जीवन स्तर को
और विकसित करना और उन्नत बनाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेशनल असेंबली की बात करें तो यह फ्रांस की संसद है, जबकि फेडरल असेंबली की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड की है। जातीय संसद की बात करें तो यह बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो वाटर लिली है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो वाटर लिली है, जबकि लिली अगर यदि जो देखा जाए तो फ्रांस की है। केवल लिली एक प्रकार का पुष्प होता है, तो लिली जो है वो फ्रांस की है, जबकि जापान का अगर यदि जो राष्ट्रीय चिन्ह देखा जाए तो गुलदौदी है जापान का, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। और इसे बंद कब किया गया ये भी ध्यान रखेंगे। इसे बंद कब किया गया? तो 2009 में इसे बंद कर दिया गया। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछेगा, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तो आणविक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे ये तारापुर में स्थित है। जबकि अग्नि के बारे में अगर यदि जो आपसे पूछेगा तो भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल, प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है। पृथ्वी की अगर बात करें तो भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, पैंथेरा टिग्रिस लिनायस, जिसका बोटेनिकल नाम जूलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस लिनायस। भारत का विरासत पशु अगर कहा जाए तो हाथी है। विरासत पशु के रूप में हाथी को रखा गया है, जबकि जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती? अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, और ध्वनि तरंग निर्वात से होकर कभी भी नहीं गुजर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो तरल की ऊंचाई पर कभी भी वह निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी में। अब सीमांत वेग जो है वह किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर ए में। श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है, सही बात है। वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है उसमें से, तो इस पर भी वस्तु के घनत्व पर भी निर्भर करता है। तरल के घनत्व पर भी निर्भर करता है, ध्यान रखेंगे। निर्भर नहीं करता किस पर? तो तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन का सीरीज था। आपको रिवीजन बस करते रहना है, एग्जाम तो अपने समय पर आएगा ही और जाएगा ही। आप बस अपने तैयारी को बेहतर बनाइए और उस बेहतर तैयारी को बनाने के लिए हमसे जो हो पा रहा है वो हम करने का कोशिश करते हैं। आप जरूर इसका रिवीजन कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करके दे रहे हैं, जो कि आने वाला एग्जाम में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले से प्रैक्टिस में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।